नमस्कार, मैं सुप्रभा। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि 7वीं लोकसभा के लिए चुनाव घोषित हो चुके थे। जनता सरकार अपने भीतरघातों से गिर चुकी थी। इंदिरा एक बार फिर सत्ता पर निशाना साध चुकी थी। माहौल गर्म था। कोई नहीं जानता था कि ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या इंदिरा गांधी कोई खेल रच रही थी? क्या जनता पार्टी के पास कोई छिपा हुआ इक्का था? राजनीति की बिसात बिछ चुकी थी। खोने और पाने को बहुत कुछ था, तो किसने खोया, किसने पाया? आइए जाने सत्ता का संघर्ष एपिसोड 7। तो 7वीं लोकसभा के चुनाव हुए 3 से 6 जनवरी 1980 के बीच। मौसम में ठंड भी थी, पर राजनीति की हवा गर्म थी। इन चुनावों में इंदिरा जी ने एक जोरदार वापसी की। जनता ने न सिर्फ उनको समर्थन दिया, बल्कि जनता पार्टी की सरकार और उसके कामकाज के तरीकों को पूरी तरह नकार दिया। अभी 3 साल पहले हुए चुनाव में जो कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर पहुंच चुकी थी और जिसकी सबसे बड़ी नेता को अपनी सीट तक गंवानी पड़ी थी, उसने इन चुनावों में आश्चर्यजनक सफलता पाई थी। इन चुनावों में कांग्रेस आई ने 353 सीटें जीती और जनता पार्टी ने सिर्फ 31 सीटें जीती। चरण सिंह की जनता पार्टी सेक्युलर ने 41 सीटें जीती। 6 जनवरी 1980 को उनको कांग्रेस का नेता चुना गया। इस बीच इंदिरा वही इंदिरा नहीं रही थी जिसने 1966 में केवल संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। उसके बाद से उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव को नजदीक से देख लिया था। अब वह 62 साल की हो चुकी थी। इस बार उन्होंने ईश्वर की शपथ लेकर पद ग्रहण किया और उसका दिन भी हिंदू रीति रिवाजों के आधार पर चुना गया था। इस बार एक और फर्क साफ था। इस बार इंदिरा कैबिनेट में उनके बहुत से पुराने साथी नहीं थे। इस बार की कैबिनेट में ज्यादा मंत्री बहुत कम अनुभव के थे, बल्कि 20% के करीब मंत्री तो संजय गांधी की यूथ कांग्रेस के मेंबर ही थे। अभी इंदिरा जी ने कमान संभाली ही थी कि एक दुखद अनहोनी घटना घट गई। 23 जून 1980 की गर्म सुबह थी। संजय गांधी दिल्ली फ्लाइंग क्लब पहुंचे। वहां माधवराव सिंधिया को भी पहुंचना था, पर वो तब तक नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए संजय ने कप्तान सुभाष सक्सेना को साथ लिया और उड़ान भरी। 12 मिनट तक एक सफदरजंग और राष्ट्रपति भवन के ऊपर उड़ान भरने के बाद विमान तेजी से लूप बनाता हुआ नीचे आया और उसके बाद उस पर उसका नियंत्रण जाता रहा और वह दिल्ली के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में क्रैश कर गया। संजय और उनके साथी पायलट नहीं रहे। संजय गांधी इस महत्वपूर्ण समय तक कांग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण हो चुके थे। संगठन पर उनकी पकड़ थी और सच बात यह भी थी कि भले ही जनता में उनकी छवि बहुत लोकप्रिय नहीं थी, पर उनकी स्वीकार्यता जनता में भी बड़ी थी। इसके अलावा संगठन में तो उनका वर्चस्व और सम्मान था ही। लगभग सभी मुख्यमंत्री उन्हीं के द्वारा चुने जाते थे। ऐसे में उनका जाना इंदिरा जी को सिर्फ एक मां के रूप में भीतर तक नहीं हिला गया, बल्कि राजनीतिक रूप में भी उनके लिए एक गहरा धक्का था। इस धक्के से शायद वे कभी पूरी तरह उभर ही नहीं पाई। अपने इस कार्यकाल में इंदिरा जी ने उस तरह के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पिछले कार्यकालों की तुलना में वह बहुत क्रांतिकारी और बदलाव भरे निर्णय लेती हुई नहीं दिखी। उनके इस कार्यकाल में 3 प्रमुख मुद्दे उठे: कश्मीर, पंजाब और असम। इसके अलावा इस दौरान धर्म और जाति के संबंधित मुद्दों ने भी राजनीति को गहराई से बदलना आरंभ कर दिया था। आसाम के लोगों के बीच बहुत लंबे समय से अवैध अप्रवासियों यानी कि इलीगल माइग्रेंट्स का मुद्दा बेचैनी का विषय बना हुआ था।
बांग्लादेश मुक्ति के समय वहां से करोड़ों की संख्या में शरणार्थी भारत आ गए। इनमें से कुछ वापस भी गए थे, फिर भी बहुत से यहीं रुक गए। असम के लोगों में बेचैनी थी कि उनकी संस्कृति और भाषा को पहले से ही इस तरह के शरणार्थियों के बस जाने से खतरा था, पर अब इतनी संख्या में उनके आने से और उनके अवैधानिक तरीके से नागरिकता पा लेने से उनकी राजनीति की पकड़ खत्म होती जा रही थी। 1977 में एक चुनाव के दौरान बहुत से ऐसे शरणार्थियों का नाम वोटर लिस्ट में मिला था जो अवैध रूप से भारत में आए थे। इसको लेकर असम में हुआ था, तत्कालीन जनता सरकार ने आश्वासन दिया था इस बारे में कुछ किया जाएगा, परंतु कुछ नहीं हुआ। शुरुआती प्रयासों के बाद इन इलीगल माइग्रेंट्स को चिन्हित करने के बजाय उन वोटर लिस्ट के ही आधार पर 1979 में असम के लोकसभा चुनाव करवाए गए थे, जिनमें इन इलीगल माइग्रेंट्स के नाम वोटर्स के रूप में दर्ज थे। परंतु AASU यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और AGSP असम गण संग्राम परिषद के हिंसात्मक विरोध के कारण 14 में से सिर्फ 2 सीटें भरी जा सकी। इंदिरा जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद असम विधानसभा के चुनाव होने थे। उसमें भी वही प्रश्न सामने था कि इलीगल माइग्रेंट्स का नाम हटाकर वोटर लिस्ट बने और चुनाव हो। बहुत सी बैठकें आसू और AGSP और केंद्र सरकार के मध्य हुई, पर कोई हल नहीं निकल सका। अंततः इंदिरा जी ने पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर असम चुनाव करवाने का फैसला ले लिया। एक बार फिर घातक हिंसा हुई, पूरा असम राजनीतिक दावानल में जल गया और ऐसे में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। 18 फरवरी 1983 की सुबह 6 घंटे की अवधि के दौरान मध्य असम में 14 गांवों में भयावह हिंसा हुई और 1600 से 2000 लोगों की जान गई। यह हिंसा इंदिरा जी के पुरानी वोटर लिस्ट पर आधारित चुनाव कराने के निर्णय के विरोध में हुआ। सारा देश स्तब्ध रह गया। इसी समय पंजाब में भी घटनाक्रम तेजी से घूम रहा था। पंजाबी सूबा की मांग मान लेने के बाद अकाली दल के सामने विचित्र स्थिति थी। अब उनके पास कोई बहुत महत्वपूर्ण मांग बची ही नहीं थी। अब या तो वह धार्मिक और सामाजिक संगठन बनकर रह जाते या फिर सेक्युलर राजनीतिक पार्टी बनाते। पर सच यह है कि 1952 से 1980 तक अकाली दल सिर्फ 2 बार सरकार बना पाए थे। 1967 व 1977 में वह भी स्वयं के बल पर नहीं बल्कि दूसरों दलों के समर्थन से। जनता में उनकी पूछ लगातार घट रही थी, इसलिए 1980 के चुनावों में हार के बाद अकाली दल ने युवा वर्ग में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए उत्तरोत्तर कम्युनल एजेंडा पर काम करना शुरू किया था, ताकि अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखी जा सके। 1981 में अकाली दल के एक प्रमुख नेता संत लोंगोवाल ने प्रधानमंत्री से एक बार फिर 1973 के आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन नाम की मांग रखी। इंदिरा जी इन मांगों को बहुत खतरनाक मानती थी और ऐसा लगता था कि वह बहुत हद तक सही सोच रही हैं, क्योंकि इन मांगों में प्रमुख मांगे थी। पहली, सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग मानना। दूसरी, पंजाब को स्वायत्तता। ऐसी मांगे अकाली दल ने इसलिए भी रखी थी क्योंकि वो जानती थी इनको मना नहीं किया जा सकता और इसलिए ये मांगे उनकी राजनीति को जिंदा रख सकती है। पर जनता को क्योंकि इन मांगों की घुट्टी सालों से पिलाई जा रही थी और उसके अंदर विष भरा जा रहा था, इसलिए अंदर ही अंदर हालात गर्माते जा रहे थे। उसके बाद वही हुआ जो होना था। इन मांगों ने हिंसात्मक रूप ले लिया। अकाली दल और जनरल सिंह भिंडरवाला ने मिलकर इन मांगों के लिए धर्म युद्ध मोर्चा निकाला और वर्ष 1981 से पंजाब में हिंसात्मक आतंक का एक भयावह दौर शुरू हुआ। पंजाब मामले में इंदिरा जी वैसा दृढ़ निश्चय नहीं दिखा पाई जिसके लिए वे विख्यात थी। उन्होंने समझने, सहमति बनाने और दृढ़ता दिखाने के नीतियों की खिचड़ी से समस्या का निवारण करने का प्रयास किया। लंबी लंबी वार्ताएं हुई पर कोई हल नहीं मिला।
इस सब से आतंक समर्थकों की हिम्मत और बढ़ी। इस सब के बीच पंजाब में हिंदुओं और सिखों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। 1984 आते आते हालात बहुत नाजुक हो चुके थे। नेताओं ने आतंकी चक्र को जून से पुनः प्रारंभ करने का आह्वान किया। इसका खतरा पूरे देश में महसूस किया गया। मई समाप्त होते होते यह समझ में आ गया कि अब कठोर निर्णय लेने का समय आ गया है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकी कार्यवाहियां हो रही थीं। इनको रोकना आवश्यक हो गया था और 3 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। भारतीय सेनाओं ने स्वर्ण मंदिर को घेर लिया। शुरू में लगा था कि यह कार्यवाही 3-4 घंटों में पूरी हो जाएगी, पर अनुमान बहुत गलत था। कार्यवाही बहुत लंबी चली। स्वर्ण मंदिर के अंदर से जबरदस्त जवाबी हमला हुआ। हालात यहां तक पहुंच गए कि सेना को टैंक तैनात करने पड़े। अंदर अनेक श्रद्धालु भी फंसे हुए थे, जिनका आतंक से कोई लेना देना नहीं था। इस कार्यवाही में स्वर्ण मंदिर की दीवारों को बहुत नुकसान पहुंचा। हरमंदिर साहब पर गोलियों के निशान पड़ गए। अकाल तख्त को खतरा पैदा हो गया। भारतीय सेना ने अपने सैनिकों के जीवन को खतरे में डालते हुए भी स्वर्ण मंदिर को कम से कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। खैर, एक लंबी कार्यवाही के बाद स्थिति नियंत्रण में आई और अंततः मुख्य आतंकी जरनैल सिंह भिंडरवाला मारा गया। पर स्वर्ण मंदिर पर इस कार्यवाही ने पंजाब में असंतोष और क्रोध की आग भड़का दी। आतंकियों ने शपथ ली कि इंदिरा जी और उनके परिवार से इसका बदला लिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। अंततः 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की उनकी सुरक्षा में तैनात 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने गोली की बौछार से निर्मम हत्या कर दी। सारे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। आपके इंदिरा से राजनीतिक मतभेद हो सकते थे, आप राजनीतिक कुरुक्षेत्र में उनके प्रतिद्वंदी हो सकते थे, पर आप 100 करोड़ की आबादी वाले देश, इस विशाल देश के प्रधानमंत्री की इस निर्मम, नृशंस और भीरुतापूर्ण हत्या से क्रोधित और दुखी कैसे ना होते? यह इंदिरा नहीं, प्रधानमंत्री की हत्या थी, और ये आघात प्रधानमंत्री पर नहीं, देश पर था। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जिसने अमेरिका और पाकिस्तान को अपने दृढ़ निश्चय से झुका दिया था, जिसने राजनीतिक कद्दावरों के बीच गरीब और कमजोर वर्ग की राजनीति करते हुए बैंक राष्ट्रीयकरण, पीरवी पर समाप्ति जैसे निर्णय लिए थे, जिसके समय में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नामक नए देश के रूप में स्थापित हुआ था, उसको अपने ही देशवासी और अपने ही सुरक्षा कर्मियों ने धोखे से मार दिया। इसके साथ एक और युग का अंत हुआ। पर कुछ भी हो जाए, समय तो रुकता नहीं। अब प्रश्न था, आगे क्या? तो जब इंदिरा जी के बेटे राजीव को उनकी हत्या की सूचना मिली, तो उस समय वो वेस्ट बंगाल में थे। स्वाभाविक ही थी कि वो तुरंत लौटे। एक बेटे के रूप में अपनी मां के प्रति अंतिम दायित्व तो उनको निभाना ही था, पर इसके अलावा नियति उनके लिए एक और रास्ता भी तैयार कर रही थी। कांग्रेस, जो कि अब इस प्रश्न से जूझ रही थी कि इंदिरा के बाद कौन प्रधानमंत्री, उसने सहसा महसूस किया कि राजीव से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता। ये भी बात सच है कि उस समय संभवतः यह कोई बहुत आदर्शवादी जनतांत्रिक निर्णय तो नहीं था, पर राजनीति कब आदर्शों और नैतिकता की गुलाम रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनको प्रधानमंत्री बनाने की सहमति थी, पर कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाने का समय नहीं था। इसलिए कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से एक पत्र राष्ट्रपति को लिखा गया, जिसमें उनको बताया गया कि राजीव गांधी को कांग्रेस का नेता चुना गया है, इसलिए कृपया उनको सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह पहले से ही इस तरह का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने राजीव गांधी को सरकार बनाने का न्योता दिया।
राजीव गांधी ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति को पत्र देते हुए लिखा कि उनके बाद उनकी सरकार के 4 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाए, जिनके नाम थे पीवी नरसिम्हा राव, प्रणब मुखर्जी, पी शिवशंकर और बूटा सिंह। उसी शाम 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। पद संभालने के तुरंत बाद गांधी ने राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से संसद को भंग करने और नए सिरे से चुनाव कराने के लिए कहा, क्योंकि लोकसभा ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था। इसके बाद गांधी आधिकारिक तौर पर भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बना दिए गए थे। अगले चुनाव घोषित हो गए थे। तो क्या हुआ इन चुनावों में? राजनीति में नौसिखिया राजीव क्या मुकाबला कर पाएंगे मंझे हुए खिलाड़ियों से? किसने किसके साथ जाने का मन बनाया? क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ इस राजनीतिक बिसात में? तो देखिए हमारे साथ अगले एपिसोड में, सत्ता का संघर्ष एपिसोड 8।